इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जिन मामलों पे फैसला करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, और ना करने की वजह से क्या हुआ कि वहां के दंगाइयों के ऊपर किसी तरह की कोई रोक नहीं थी, कोई लोगों के हजारों मकान जला दिए गए और हर तरह की हिंसा वहां पर निर्बाध रूप से चल रही है। और पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस मैत्रेयी समुदाय के लोगों को समर्थन दे रही है, उनको अपने हथियार दे रही है। लोग जो है थाने जाते हैं, वहां से पुलिस के हथियार ले आते हैं, लोगों को मारते हैं और थाने में जमा कराए थे। और वहां ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह है वो मैत्रेयी समुदाय के हैं। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ये नोटिस इशू करके दरअसल मोदी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया है, बल्कि मोदी सरकार की मदद की। नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी। सर, हम लगातार मणिपुर हिंसा पर बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। हालांकि हालात ये हैं कि फिलहाल के टाइम पे अगर मैं वीडियो दिखा दूं, जो वीडियो हमारे सामने आई, तो शायद सरकार के आदेश पे वो भी हटा दी जाए। लेकिन बहरहाल इस पे बात तो करनी है। कुछ सवाल हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा उठा है, राजनीति भी बहुत ज्यादा हुई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है उस पर भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं। फिलहाल मानसून सत्र भी चल रहा है, वहां पर जो बहस करने सरकार बच रही है, काफी कुछ है। तो आप क्या कहेंगे फिलहाल इस पर, क्या नया अपडेट है? संसद का सत्र जो है 20 तारीख को शुरू हुआ। जी। 21 तारीख को संसद का दूसरा दिन था और दोनों दिन जो है मणिपुर की घटना जो है छाई रही। अब मणिपुर की जी। घटना की शुरुआत यहाँ से हुई कि 20 तारीख को ही सुबह पार्लियामेंट की शुरुआत होनी थी 11 बजे और 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की बेंच बैठी और उसने मणिपुर की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल तीनों को कहा कि हम वहाँ की घटनाओं से चिंतित हैं और अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती तो हम एक्शन लेंगे और हम सुओ मोटो इस पे नोटिस जारी कर। अब उसके बाद जो है, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की जो ट्रोल आर्मी है, उसने भारत के प्रधान न्यायाधीश को लानत मलानत भेजना शुरू किया और उनके खिलाफ जो है पूरी तरह से वो अपने हर अस्त्र और शस्त्र के साथ उतर आए। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ये नोटिस इशू करके दरअसल मोदी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया है, बल्कि मोदी सरकार की मदद की। अब संसद में विपक्ष जो है एकजुट होकर कह रहा है राज्यसभा में इस पे बहस हो और राज्यसभा में बहस के लिए उन्होंने 2 नोटिस हैं। एक नोटिस जो है, एक नियम जो है 167 होता है, जिसमें ये तय होता है कि राज्यसभा में किसी भी मुद्दे पर अल्पकालिक बहस होगी और उसके लिए 2 ढाई 3 घंटे का जो टाइम तय होता है वो होगा। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के वहाँ के नेता हैं, उन्होंने नोटिस दिया है कि इस पे नियम 267 के तहत बहस हो, जिसे कहते हैं स्थगनादेश, कि इस सारे काम स्थगित किए जाएँ और मणिपुर की घटना पर बहस हो। और इस नियम में 2 विषय हैं। पहला ये होता है कि जो समय सीमा होती है वो नहीं होती, कितनी भी देर वो बहस चल सकती है और सारे विधायी काम जो है स्थगित कर दिए जाते हैं। और दूसरा, इस नियम में अंत में वोटिंग का भी प्रावधान है और अगर वोटिंग होता है और सरकार की भर्त्सना निंदा की जाती है और वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो एक तरह से सरकार के ऊपर ये जो है बहुत बड़ा आघात। अब मजे की बात ये है कि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, जो इनका विधानमंडल है, जो उनके नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे अनपढ़ और जाहिल हैं। उन्हें अभी तक इस बात की कोई काट नहीं मिली कि किस तरह से वो ये बात कह सकते हैं या विपक्ष को दबा सकते हैं। और इसलिए मैं जितनी बार इनकी बहस सुनता हूँ, इनके नेताओं के वक्तव्य सुनता हूँ, चाहे वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान हो या अनुराग ठाकुर का बयान हो या स्मृति ईरानी का बयान हो, लगता है कि ये संसद में जाकर घास खोदते रहे हैं और संसद के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। ये बड़े शर्म की बात है। ये मैं आपको कल बताऊँगा कि ये कैसे इतने नालायक हो गए हैं कि इन्हें संसद के बारे में कुछ नहीं पता। अब सवाल आता है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। मणिपुर में हिंसा जो है 4 मई से शुरू हुई और 4 मई से जब शुरू हुई उससे पहले एक जो है एक अफ़वाह, जो भारतीय जनता पार्टी का अफ़वाह फैलाने वाला पूरा का पूरा ताना-बाना है, उसने फैलाई
कि एक मैत्रेयी समुदाय की नर्सिंग की छात्रा का चूड़ा चांदपुर में मर्डर, पहले बलात्कार हुआ और फिर उसका मर्डर कर दिया और उन्होंने एक प्लास्टिक के रैपर में लिपटी हुई एक लाश दिखाई और उससे सारे लोग जो है आंदोलित हो गए। उसका बदला लेने के लिए 4 मई को उन्होंने जो है कुकी महिलाओं पे एक तरह से हमला किया। 2 महिलाएं और 2 पुरुष उनके कब्जे में आए और उन्होंने पहले जो पुरुष था उसको और महिलाओं को पीटना शुरू किया। तभी जो है वहां के इलाके की पुलिस आ गई और पुलिस ने उनको थाने ले गई। जब वो थाने ले जा रहे थे तो मैत्री समुदाय के लोगों ने उन सबको जो है फिर उन पे हमला किया, पुलिस से उन्हें छुड़ा लिया। पुलिस देखती रही, या आप कह सकते हैं पुलिस ने दंगाइयों की मदद की। पहले उन्होंने उनके साथ जो आदमी था उसको पीटा, उसको मार डाला। फिर उसके बाद जो दूसरी महिला थी उसके साथ 9 महीने का बच्चा था, उस बच्चे को लिया और उसको पीट-पीट कर मार दिया। उनके साथ एक तीसरा आदमी था, फिर उसको पीटने लगे और उसके बाद उन्होंने दोनों महिलाओं को कहा अपने कपड़े उतारो, नहीं तो हम तुम्हारे कपड़े उतारेंगे। फिर उनके कपड़े उतारे, उनमें एक महिला के साथ बलात्कार किया और फिर उनकी नंगी परेड की और उसके वीडियो बन गए। अब उसके बाद जो है ये खबरें ऐसा नहीं है कि दबी रहीं, स्क्रोल में आई, प्रिंट में आई, सब लोगों ने इसको दिया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा चतुराई का काम किया। उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। आपने देखा होगा 193 बार जो है इंटरनेट जम्मू-कश्मीर में बंद किया गया। तो मोदी सरकार के हाथ में जो आईटी एक्ट है, उसमें एक ताकत आ गई है कि वो 69 ए जो एक उसका सेक्शन है, उसका इस्तेमाल करके इंटरनेट को बंद कर देते हैं। और दुनिया में आज तक सबसे ज़्यादा इंटरनेट बंद करने के जो घटनाएँ हैं, वो हिंदुस्तान में मोदी जी के राज में हुई। अब जब उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों पे सूचनाएँ नहीं पहुँची, तो खबर ये आई कि तकरीबन अब 140 लोग अब तक उसमें मारे जा चुके हैं, 1000 से ज़्यादा घायल हो गए हैं, लोगों के हज़ारों मकान जला दिए गए और हर तरह की हिंसा वहाँ पर निर्बाध रूप से चल रही है। और पुलिस पर ये आरोप है कि पुलिस मैत्रेयी समुदाय के लोगों को समर्थन दे रही है, उनको अपने हथियार दे रही है। लोग जो है थाने जाते हैं, वहाँ से पुलिस के हथियार ले आते हैं, लोगों को मारते हैं और थाने में जमा करा देते हैं। और वहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह है, वो मैत्रेयी समुदाय के हैं। और मैत्रेयी समुदाय के होने की वजह से उनकी जो एक तरह से इच्छा है कि मैं मैत्रेइयों का नेता हूँ, मैं पूरे राज्य का मुख्यमंत्री नहीं। अब इस सारे कांड में देखिए कि पूरा देश जो है, मैं कहता हूँ हमेशा 2014 के बाद कि पूरा देश जो है आज के समय में पुलिस स्टेट बन गया है। पुलिस स्टेट इसलिए बन गया है क्योंकि पुलिस जो है वो उसपे किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। हिंदुस्तान में अपराध करो, पुलिस के साथ अपनी साठगांठ बढ़ा लो, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चाहे विकास दुबे को देखो, वो पुलिस की अभिरक्षा में था और तब उसका जो है पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। आप चाहें अतीक अहमद को देख लो, वो पुलिस की अभिरक्षा में था, उसका भी मर्डर पुलिस ने करवा दिया। आप चाहें मणिपुर की घटना देख लो, ये महिलाओं को पुलिस छुड़ाकर थाने ले जा रही है और उसी के रहते हुए उनका महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुआ, आदमी का मर्डर भी हुआ और ये खबर जो बनी। इसी तरह आप अलीगढ़ की बात देखेंगे कि अलीगढ़ में जो लड़की थी जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसको पुलिस की अभिरक्षा में ही उसकी लाश को जला दिया गया रातों-रात और जिन लोगों ने उसका विरोध किया, उन पे यूएपीए लगा दिया। इसी तरह दिल्ली में आप देख लो कि दिल्ली में जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगे, पुलिस ने जब उसकी जमानत की बात हुई तो कहा ना हम विरोध करेंगे, ना समर्थन करेंगे और एक तरह से उन्होंने उसकी बेल कराने में पूरी तरह मदद की। तो मोदी राज में पुलिस जो है आज के समय में आप मान लीजिए नागरिक की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये अपराधियों की सुरक्षा के लिए बना हुआ संगठित गिरोह है, जिसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक प्रधान न्यायाधीश हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि पुलिस एक संगठित आपराधिक गिरोह है और ये हिंदुस्तान में आज के समय में हो रहा है। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख जो है इस पूरे मामले में आप देखेंगे तो वहां पर जो हिंसा हो रही है, वहां पर जिस तरह से जातीय दंगे हो रहे हैं, नस्लीय दंगे हो रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आग में घी डाला है। जब 20 जून को एक रिट पिटीशन डाली, जब हमारी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही थी, तो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जो उनके पास मैटर आया तो उन्होंने कहा इसमें कोई जल्दी की बात नहीं है, हम इसे बाद में सुनेंगे और उन्होंने इस मामले को टाल दिया। उसके बाद 3 तारीख को फिर 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। 7 तारीख को कॉलिन गोंजाल्विस जो एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वहाँ की जो असम और नागालैंड की जातीय फोरम एक एनजीओ थी, उसकी तरफ से जो है उन्होंने कुकी फोरम के तरफ से कहा कि वहाँ पर जो है इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में जो है इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और बोले कि आप सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल जो है वहाँ की हिंसा को बढ़ाने के लिए ना करें। उसके बाद जो है
एक पिटीशन और लगी कि वहाँ पर जो है इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, तो उसको खोलने की सुविधा दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिसने पिटीशन डाली, उसको कहा कि आप अपनी पिटीशन वापस लो। और वापस लेने का तर्क जो था वो बड़ा हास्यास्पद है आज के समय में। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने 6 जुलाई को 1 दिन पहले ही वहाँ पर मणिपुर में चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर दी है। किसको चीफ जस्टिस बनाया उन्होंने? दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे सिद्धार्थ मृदुल, उनको मणिपुर हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया। उससे पहले वहां पर जो थे कार्यवाहक न्यायाधीश चल रहे थे। मैंने जब आंकड़े देखे तो मजे की बात यह है कि सिद्धार्थ मृदुल ने आज के दिन तक जब हम ये बात कर रहे हैं, अपने पद की शपथ नहीं ली। यानी कि जो हालत जो है 6 जुलाई को थी मणिपुर हाई कोर्ट की, वो आज जो जिस दिन हम बात कर रहे हैं 23 जुलाई को भी वही हालत है। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जिन मामलों पे फैसला करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, और ना करने की वजह से क्या हुआ कि वहां के दंगाइयों के ऊपर किसी तरह की कोई रोक नहीं थी, कोई उन पर नियंत्रण नहीं था, कोई उनको आदेश नहीं था, क्योंकि 3 लोग हैं जो वहां की हिंसा को रोक सकते हैं। एक वहां के मुख्यमंत्री, वो खुद जो है एक तरह से दंगाइयों का पक्ष है। उन्होंने एक बीच में एक नाटक किया 30 जून को, कहा कि मैं तो इस्तीफा देने जा रहा हूँ। अब अपनी उसकी घोषणा कर दी उन्होंने, सबको बता दिया। हजारों की तादाद में लोग उनके और राजभवन के बीच में जो 2 किलोमीटर का रास्ता है उसमें आ गए, और उनके एक मंत्री ने उनका पहले जो त्याग पत्र है वो पब्लिक को पढ़ के सुनाया, और पब्लिक में जैसे स्टेज मैनेज शो होता है उन्होंने लिया और उनका जो त्याग पत्र था वो लेके फाड़ दिया, और उन्होंने कहा जनता को, उन्होंने कहा आप मेरे साथ हैं तो मैं अब त्याग पत्र नहीं दूंगा। तो ये जो है स्टेज मैनेज चल रहा है। एक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को इस बारे में कुछ कहना था तो मोदी जी ने 78 दिन कोई बात ही नहीं बोली। मोदी जी तो मणिपुर का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए, मोदी जी के लिए मणिपुर हिंदुस्तान में है ही नहीं। उन्हें लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मणिपुर की घटना पे मैं नहीं बोलूंगा। यानी मोदी जी जिनके बारे में उनके भक्त कहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उन्होंने उनको कहा युद्ध विराम, तो युद्ध विराम हो गया 3 दिन का। लेकिन मणिपुर के बारे में मोदी जी ने कहा चलने दो, जो होता है किसी का घर जलता है जलने दो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि मैत्रेयी समुदाय के लोग जो है वो हिंदू हैं, और अधिकांश जो वहाँ के कुकी समुदाय के लोग हैं, नागा लोग समुदाय के लोग हैं, वो क्रिश्चियन हैं। तो जितने वहाँ पर जो है चर्च जले, जितने क्रिश्चियन का नुकसान हुआ, इन्होंने उसे जातीय, नस्लीय, धार्मिक तीनों तरह का जो है दंगा बना दिया। और उस दंगे की आड़ में जो है आज भी मोदी सरकार कहती है हम इसकी बहस नहीं करेंगे, और यहाँ पर भी उनकी रक्षा के लिए, उनकी आरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम इस पर सुओ मोटो फैसला ले रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 7 ओकेजन पे, 7 मौकों पर कहा कि मणिपुर की घटना पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसकी डेट वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। और अब जो है जब मोदी सरकार उसमें पूरी तरह फंसती है, क्योंकि एक वीडियो अचानक आ गया, 23 सेकंड का वीडियो है जिसमें वो महिलाओं को नंगा नचाया जा रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में जो है बड़े पैमाने पर जो है एक भारत की भर्त्सना वाली स्थिति हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम हो या अल जजीरा हो या और कोई भी इंटरनेशनल मीडिया का रॉयटर हो, हर चैनल पे जो है हर जगह हिंदुस्तान को इस तरह डिपिक्ट किया जा रहा है कि 140 करोड़ लोगों के देश में औरतों को आज के समय में उन पे बलात्कार करके उन्हें नंगा नचा या घुमाया जा रहा है। और इस बात पे सरकार का गुस्सा किस पे निकला? सरकार का गुस्सा ट्विटर पे निकला कि तुम इस वीडियो को बैन कर दो, क्योंकि बैन नहीं करोगे हमारी छवि खराब कर रहे हो। यानी सच दिखाना एक छवि खराब करने की बात हो जाती है। और ट्विटर, चूंकि एलन मस्क का कहना है कि मैं भारत की सरकार से किसी तरह का एक आपराधिक पंगा नहीं लेना चाहता, तो वो उन्होंने उसको बैन कर दिया। अब ऐसी हालत में अब सोमवार को पार्लियामेंट खुलेगी, और मैं फिर कह रहा हूँ, फिर उस दिन फिर सिद्ध होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता संसदीय मर्यादा नहीं जानते, संसद के कानून नहीं जानते, संसद के बारे में कुछ नहीं जानते। और जो उपसभापति हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं, हिंदुस्तान के एक समय में वीपी सिंह की सरकार के समय में लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके बारे में भी लिख लो। उनको भी कुछ नहीं पता कि संसद की प्रक्रिया क्या होती है, संसद का कानून क्या होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय संसद में जितने भी ये सारे लोग बैठे हैं, ये अनपढ़ गंवार हैं, और इनको दोबारा जो है स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, ताकि इन्हें पता चले लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है, संसदीय मर्यादा क्या होती है, संसद के कानून क्या होते हैं। तब जो है देश को शांति मिलेगी। नहीं, अन्यथा देश जो है मूर्खों के हाथ में इसी तरह जो है जैसे कुत्ते और भेड़िए
किसी भी बच्चे की लाश को नोचते हैं, ऐसे ही लोग मणिपुर की लाश को नोचा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, फिलहाल की सारी जानकारी और अपडेट देने के लिए, साथ ही संसद और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है, वो सब बताने के लिए जनता पर छोड़ देते हैं। और इसके अब तमाम अपडेट आगे भी जो भी आएँगे, हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे, पल-पल का जो भी अपडेट होगा, सारी जानकारी लेंगे। तब तक आप इन्फोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।